अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th बायोलॉजी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज बेटा एक्सक्रीशन। बेटा ये जो एक्सक्रीशन है इट इज द फोर्थ सब टॉपिक ऑफ योर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसका जो पहला सब टॉपिक है दैट इज डाइजेशन, जो उसका सेकंड सब टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन, जो उसका थर्ड सब टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, और जो उसका चौथा सब टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन। बेटा जो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, एक तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस है वो भी ऑटोमेटिकली यहां पर क्लियर हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका एनटीएससी का सिलेबस इन्होंने फ्रेम किया हुआ है, जो आपका ओलंपियाड का सिलेबस इन्होंने फ्रेम किया हुआ है, और जो एलिग्राफ में क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन, वो सारे बेटा मैं फुल कोशिश करूंगा बेटा आपको यहां पर कंप्लीट करने की, एंड इट्स गोइंग टू टेक मी 2 or 3 वीडियोस टू कंप्लीट दिस एक्सक्रीशन। बेटा तो स्टार्ट करने जाएंगे बेटा हम अपना चैप्टर, अपना टॉपिक एक्सक्रीशन, एंड प्लीज डू कीप द पेन एंड द कॉपी बिफोर यू, और इस वक्त फुल अटेंशन बेटा मेरी ओर रख लेना, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस, एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटिफुल टॉपिक इन देयर होम्स। बेटा तो स्टार्ट करने जाएंगे बेटा एक्सक्रीशन। बेटा इस एक्सक्रीशन को समझने के लिए एक बेसिक सा चीज पहले मैं उठाना चाहता हूं बेटा हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल्स है? बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, और इन सेल्स में, और जो हमारी ये सेल्स है इनमें बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी टेक वन ऑफ द सेल हियर। सेल तो सर बहुत ही छोटी होती है, बट मैंने आपको यहां पर इसको मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटा बहुत सारी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, और इन सेल्स में मुख्तलिफ किस्मों की रिएक्शंस होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कैसी रिएक्शंस होती रहती है? मान लो कि कहीं पर हमारे पास एक सबस्टेंस है ए, ये दूसरी सबस्टेंस के साथ मिल गया हुआ है, और इसने कोई सबस्टेंस सी बनाई हुई है। सपोज ए बी के साथ मिल गया और इसने कोई तीसरी चीज बनाई हुई है, और कुछ रिएक्शंस में ऐसा हो जाएगा कि कोई सबस्टेंस ए है, और यही सबस्टेंस ए जो है ये जो सबस्टेंस ए है ये ब्रेक हो गई, ये सेपरेट हो गई किसमें? बी प्लस सी में। ऐसी ही किस्म की हजारों रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर यानी आपकी सेल्स के अंदर होती रहती है। कैसी कैसी रिएक्शंस? जहां पर दो सबस्टेंसेस मिलकर कोई एक सबस्टेंस बना देते हैं, और जहां पर कोई एक सबस्टेंस खुद ही ब्रेक हो रही है और वहां पर वो 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंसेस बेटा बना रही है। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई 2 सबस्टेंस मिल रही है और कोई तीसरी सबस्टेंस बना रही है, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम बेटा नाम देते हैं अपने बायोलॉजी के एतबार से, इनको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बता देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब आपका सवाल होगा सर जो आपने ये सेल बताई, सेल के अंदर ये रिएक्शन बताई, जैसे कि A प्लस बी जो है वो आपस में मिल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, और आपने इसको नाम दे दिया एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या सच में सर कोई ऐसी एग्जांपल है? हाँ जी बेटा है। सपोज क्या आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है, और क्या इस ग्लूकोज पर ऑक्सीजन एक्ट नहीं करता है? अपना सेलुलर रेस्पिरेशन का क्लास उसको याद कर लो। हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट कर दिया तो वहां क्या निकलता है? जो तो हम चाहते ही चाहते हैं, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज एटीपी। और भी निकलता है ऑक्सीजन, एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, एटीपी के साथ वहां पर वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा मुझे यहां पर चाहिए, व्हाट इज दैट? दैट इज योर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन ने एक्ट कर दिया, इसने ग्लूकोज पर एक्ट करके, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज पर एक्ट करके इसको क्या बना दिया? एटीपी। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया एटीपी में।
ठीक है बेटा। तो जो ये वाली रिएक्शन बेटा आपकी है, इसका जो अंदर वाला मैकेनिज्म है वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। यानी पहले जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, कीप दैट थिंग असाइड, फिर पायरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं वहां पर, और उसके बाद एटीपी सिंथेसिस एंजाइम उस पर एक्ट कर देता है, तो लास्ट में आपका बन जाएगा फिर क्या इसको बता देते हैं एटीपी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं बेसिकली इस रिएक्शन को यहाँ पर इलैबोरेट करना चाहता हूँ कि ग्लूकोज पर ऑक्सीजन ने एक्ट कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी में बेटा, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम बता देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बता देते हैं बेटा? इसको हम बता देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन बेटा। और सर आपने लेकिन यह भी बोला ना कि सेल के अंदर ऐसी भी रिएक्शन हो रही है कि कोई सबस्टेंस ए है और ये ब्रेक हो रही है किसमें? B+C में। सर ये क्या है? ऐसी रिएक्शन उसको हम बोलते हैं बेटा, इनको हम बता देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इनको हम क्या बता देते हैं? इनको हम बता देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सर ये जो ये आपने कैटाबॉलिक रिएक्शंस लिख ली, क्या आप इस चीज को भी किसी रिएक्शन के जरिए से समझा सकते हो? हाँ बेटा, आपके भी टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ होगा रेस्पिरेशन में। क्या? जब हम वहां पर पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलता है क्या वो वहां पर नहीं चला जाता है 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में, और जो आपका 90% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में चला जाता है? वो आपके आरबीसी में चला जाता है। और उस 90% में जो आपका 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहां जाता है? वो हीमोग्लोबिन पर जाता है ना, और बैठता है ना वहां पर ग्लोबिन प्रोटीन्स में। और जो बाकी 70% वहां पर बचा हुआ होता है वो कहां पर जाता है? वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वहां पर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है वाटर के साथ तो वहां पर क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और वहां पर क्या मिलता है आपको लास्ट में? वहां पर आपको लास्ट में मिलता है कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। और हम वहां पर देखते हैं कार्बोनिक एसिड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक। सर किसमें ब्रेक हो जाता है? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हमारी सेल के अंदर एक कंपाउंड एक है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड आपका ब्रेक हो रहा है। किसमें ब्रेक हो रहा है? H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। और इस H पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, और इस HCO3 को हम बता देते हैं बेटा एज बाइकार्बोनेट आयंस। मैं यहां पर लिखूंगा भी, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, और इसको हम बता देते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस बेटा। यानी जो मैंने यहां पर बोला हुआ था A ब्रेक हो गया B+C में, क्या दिख रहा है आपको? A ब्रेक हो गया B+C में। एक्सीलेंट बेटा। दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इससे पहले जहां पर दो चीजें कंबाइन हो रही थी और एक प्रोडक्ट बना रही थी उसको हम वहां पर क्या बता देते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो पहले आपको यह बात समझ में अब आई हुई होगी एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा। हम कलेक्टिवली एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इनको हम क्या कलेक्टिवली नाम देते हैं? एज, इनको हम बता देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वो इस चीज से हमने समझा क्या? इस चीज से हमने ये समझा हमारी बॉडी के अंदर हजारों किस्म की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। सर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब? ओहो, अब मार्कर किधर पहुंच गया। सर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब? मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। हजारों किस्म की ऐसी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है बेटा।
और कलेक्टिवली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको क्या हम कलेक्टिवली नाम देते हैं बेटा? इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एज मेटाबॉलिज्म। और जो अब ये रिएक्शंस हो रही है, इन रिएक्शंस में कुछ वेस्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने एक रिएक्शन दिखाई आपको, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जहां पर बन जाता है एटीपी। क्या एटीपी के साथ साथ वहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है क्या? समझना बेटा मेरी बात। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पे एक्ट कर दिया ऑक्सीजन ने और इसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी में, लेकिन एटीपी के साथ साथ हमने सेल्स में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। एंड व्हाट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड? दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली द वेस्ट प्रोडक्ट। वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहां पर सबको साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं है? क्या हमको उसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालना है क्या? हाँ सर, निकालना है। ये तो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, ये तो पॉइजन है हमारी बॉडी के लिए। इस चीज को हमको अपनी बॉडी से निकालना है। तो जस्ट लाइक इस रिएक्शन में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म का वेस्ट है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होने के साथ साथ और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिस पर हम इसके बाद बात कर लेंगे। और आई होप कि यहां तक पहले आपको ये समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। आई होप कि बेटा यहां तक समझने के बाद नाउ लेट्स नाउ मूव टू अनदर थिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस तो हो रही है, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, खुद आपने देखा कि कुछ वेस्ट्स भी यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन्हीं वेस्ट्स को हम नाम देते हैं बेटा एज द मेटाबॉलिक वेस्ट्स। क्या नाम देते हैं इनको? इनको हम बता देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स। इनको हम क्या बता देते हैं बेटा? मेटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स आपकी बॉडी के अंदर 3 किस्मों के मिलते हैं। समझो बेटा, आराम से समझना। 3 किस्मों के मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं। एक को हम बता देते हैं सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। सिमिलरली और एक मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको हम बता देते हैं एज क्रिएटिनिन। इट इज ऑल्सो द मेटाबॉलिक वेस्ट इन आवर बॉडी। सिमिलरली और एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो बहुत ही खतरनाक है, उसको हम बता देते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या बता देते हैं बेटा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट्स है। और इन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को किसी भी तरीके से हमको अपनी बॉडी से क्या करना है? एलिमिनेट करना है, वरना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है बेटा। अगर मैं यहां पर बात कर लूं अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स की, नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स 3 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। एक हो गया, उसको बता देते हैं अमोनिया। क्या बता देते हैं बेटा? अमोनिया। दूसरा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसको बता देते हैं यूरिया। क्या बता देते हैं बेटा? यूरिया। और तीसरा जो बेटा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर है, उसको बता देते हैं यूरिक एसिड। क्या बता देते हैं बेटा? यूरिक एसिड। इन 3 चीजों को मैंडेटरी है आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर देना बेटा। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये चीजें बनती तो बनती कैसे है हमारी बॉडी में? क्या हमारा हक नहीं बनता है पहले इस चीज को जानने का कि ये चीजें जो हमारी बॉडी में है ये कैसे बन गई? चलो आ जाओ बेटा, आराम से देख लेंगे कि ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर बन जाती कैसे है बेटा। समझना बेटा, आपको पता है, ये आपके टीचर ने भी आपको डाइजेशन के टॉपिक में पढ़ाया हुआ होगा। जब हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, हम वहां पर देखते हैं कि प्रोटीन्स लास्ट में डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनका जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है दैट इज अमाइनो एसिड्स बेटा। अल्टीमेटली आपके अमाइनो एसिड्स वलाई जो है वो एब्जॉर्ब कर देती है और अल्टीमेटली उसको फेंक देती है इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है कहां? इनको सेल्स में। अगर अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर अब कुछ ज्यादा है, एक बार समझना अच्छे से मेरी बात, अगर अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में ज्यादा है तो फिर लिवर क्या करता है? यहां पर लिवर का एक बड़ा रोल है। समझो बेटा, क्या मैंने बोला? अगर अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है
एरो मैंने ऊपर लगाया, इसका मतलब अगर अमीनो एसिड की कंसेंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, जो आपका लिवर है, जो आपका लिवर है वो अमीनो एसिड्स को कौन, आपका लिवर जो है वो इसको कर देगा ब्रेक। क्या कर देगा, ब्रेक। सर किस में ब्रेक कर देगा, एक NH2 में प्लस ग्लूकोज में। सर अब समझा दीजिए ये NH2 आपने कहां से ले आया। बेटा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना आपके लिए वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो अभी आपने यहाँ इस स्टैंडर्ड में अभी पढ़े नहीं हुए होते हैं बेटा। तो इसीलिए आप इस यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो अमीनो एसिड्स है लिवर उन पर एक्ट करके ब्रेक करता है, किसमें, एक NH2 ग्रुप वहाँ पर निकलता है और साथ में वहाँ पर निकलता है ग्लूकोज। इस चीज का मतलब है जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी इस ग्लूकोज को यहां पर और एक बार मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन इस वक्त ग्लूकोज कहां से आ रहा है, स्टार्च से नहीं आ रहा है ग्लूकोज, इस टाइम ये ग्लूकोज सेलुलोज से नहीं आ रहा है, इस टाइम जो आपका ग्लूकोज है वो माल्टोज आइसोमाल्टोज से नहीं आ रहा है, वो लिमिट डेक्स्ट्रिन से नहीं आ रहा है, वो सक्रोज से नहीं आ रहा है, वो लैक्टोज से नहीं आ रहा है, वो ग्लैक्टोज से नहीं वो कहां से आ रहा है, वो इस टाइम आ रहा है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, यानी वो अमीनो एसिड से यहाँ पर आ रहा है। और इस बात को याद रख लेना बेटा, जब आपका ग्लूकोज आएगा फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी जब ग्लूकोज बनेगा कहां से, उस कंपाउंड से अदर देन द कार्बोहाइड्रेट, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से जब ग्लूकोज आपका बन जाएगा उसको हम बोलते हैं एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अमीनो एसिड से आपका ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैटी से आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यूक्लिक एसिड से आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिस चीज से आपका ग्लूकोज बनेगा उसको हम बता देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बेटा। तो अमीनो लिवर ने क्या किया, लिवर ने आपके अमीनो एसिड को कर दिया बेटा ब्रेक। किसमें कर दिया ब्रेक, NH2 में और ग्लूकोज में। सर इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा बेटा सेल्स में, गया ये वापस सेल्स में। अब बोलिए सर इस NH2 का क्या हो जाएगा, इस NH2 का क्या हो जाएगा, उसके लिए पहले आप इस चीज को और एक बार अच्छे से उतारो बेटा। तो आई होप कि बेटा आपने इस चीज को भी अच्छे से उतारा हुआ होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने कैप्चर किया हुआ होगा। और अब आप और आगे बढ़ते हैं, अब आप आराम से यहां पर बेटा मेरी बात समझोगे। बेटा ये जो आपका NH2 है ये बना किधर है, ये बना है लिवर में। किधर बना है बेटा, NH2 लिवर में बना हुआ है। लेकिन अगर NH2 जो है अगर इसने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर दिया, यानी हमारी बॉडी के भी अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर H पॉजिटिव आयन्स बहुत सारे होते हैं, और अगर NH2 ने H के साथ कर दिया कंबाइन, क्या कर दिया बेटा, H के साथ कंबाइन, तो यहां पर बनेगा बेटा NH3। क्या बनेगा बेटा, NH3। एंड व्हाट इज दिस NH3, दिस NH3 इज कॉल्ड योर अमोनिया। इसको हम नाम देते हैं बेटा अमोनिया। But beta, now keep the full attention towards me. Now comes the very important concept here. अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए। और बेटा क्या आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 5 लीटर ब्लड होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो ब्लड 5 लीटर है, आप 10 लीटर पानी बाहर फेंकोगे? नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इस अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकते, यानी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं बाहर। तो होता कि सर अगर हम नहीं करेंगे तो कौन कर लेगा,
जाहिर सी बात है अमोनिया को वही एक्सक्रीट कर सकता है, वही एलिमिनेट कर सकता है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। सर किन में होती है ज़्यादा? सीधी सी बात है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, वेल होती है, शार्क्स होती है, उनमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उनके लिए आसान है अमोनिया को एक्सक्रीट कर लेना। एनटीएससी में सवाल आएगा, द ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम बोलते हैं अमोनोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बता देते हैं बेटा? उनको हम बता देते हैं अमोनोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम अमोनिया, जिसमें ये ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं? इसको बोलते हैं अमोनोलिज्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अमोनोलिज्म। चलिए जी बेटा आगे, ये तो था यहां तक अमोनोलिटिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोलिज्म का। और खुद आपने समझा कि NH2 जब H के साथ कंबाइन होता है वहां पर बन जाता है NH3। सर एक किन में होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, कि NH2 वहां पर कंबाइन करता है H के साथ, बनाता है अमोनिया, और वही नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो अमोनिया था ये एक्सक्रीट कर पाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाएंगे एक्सक्रीट इस चीज़ को? क्योंकि इतना पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम क्या एक यूरिनेशन के, एक मिक्चुरेशन के वक्त 10 लीटर पानी हम वापस 10 लीटर पानी यहाँ फेंके। दिस चीज़ इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, हमारे में तो 5 लीटर ही ब्लड है। चलिए सर आगे। सर हमें फिर क्या होता है? आराम से समझना। आई होप कि इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट आपने उठाया हुआ होगा। सर हमें क्या होता है फिर? समझो बेटा, हमें क्या होता है? हमारे अंदर जब लिवर ने अमाइनो एसिड को ब्रेक कर दे, किसमें? NH2 में और ग्लूकोज में। सर ग्लूकोज कहां चला गया? ग्लूकोज चला गया सेल्स में। सर NH2 का क्या हो जाएगा? आराम से समझना, NH2 का क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरा है लिवर, ये बेटा मेरा क्या है? लिवर। ये जो चीज है NH2 बन रही है, ग्लूकोज बन, ये किधर बन रहा है? ये लिवर में ही बन रहा है। तो यहां पर बेटा बन गया मेरा NH2। ये NH2 क्या करता है? हमारे लिवर के अंदर एक साइकिल चलता है, उसको हम बता देते हैं यूरिया साइकिल। क्या बता देते हैं? यूरिया साइकिल। NH2 उस यूरिया साइकिल के अंदर घुस जाता है। जो ये NH2 है ये इस यूरिया साइकिल के अंदर घुस जाता है। ये कहां चल रहा है? ये सारा मैकेनिज्म ये आपके लिवर में चल रहा है। जब NH2 आपके यूरिया साइकिल के अंदर चला गया, वहां से ये निकलवाता है किसको? यूरिया को। किसको निकलवाता है? यूरिया को। इसी यूरिया को हम आराम से बेटा एक्सक्रीट कर पाते हैं, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कुल हमको चाहिए 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी, उतना हम आराम से मैनेज कर सकते हैं बेटा। आई बेटा बात समझ? अब हम मैमल्स, हम जो इस यूरिया को आराम से क्या कर पाते हैं? एक्सक्रीट कर पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बता देते हैं यूरियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बता देते हैं बेटा? यूरियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोलिज्म। क्या बोलते हैं? यूरियोलिज्म। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई हुई होगी। लेकिन सवाल है इस यूरिया को हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं? 1 मिनट के बाद बताऊंगा, उस पर फुल चर्चा हो जाएगी। उससे पहले अमोनिया का कॉन्सेप्ट आया समझ, यूरिया का कॉन्सेप्ट आया समझ। अब है यूरिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी को लूज नहीं कर सकती है, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी जो है वो बहुत ही कम होता है। जस्ट लाइक कि बर्ड्स, जो आपकी बर्ड्स होती है, बर्ड्स करते क्या है? ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए आपको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ना होने के बराबर ही होना चाहिए। तो इसी रीज़न की वजह से जो बर्ड्स होती है वो यूरिक एसिड को करवाती है ना एक्सक्रीट, इसको वो एक्सक्रीट करती है वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सॉलिड पेस्ट। पेस्ट जिसको बोलते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट बोलते हैं। वो कौन करते हैं? वो करते हैं बेटा बर्ड्स।
क्या कौन से करते हैं बेटा? बर्ड्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बता देते हैं यूरिकोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बता देते हैं? यूरिको, आई विल राइट हियर दिस वर्ड, उनको बोलते हैं यूरिकोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को हम बता देते हैं एज यूरिकोलिज्म, जो यूरिक एसिड को करते हैं एक्सक्रीट, इस प्रोसेस को बता देते हैं इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा यूरिकोलिज्म। आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी। नाउ अब हमारा जो $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है कि हमारी बॉडी से अब एक्सक्रीट किसको होना है? यूरिया को। अब हम इस चीज़ को समझेंगे, ये यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है तो कैसे एक्सक्रीट हो रहा है। आई होप कि आप अपने इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। समझो बेटा आराम से। आराम से समझना। समझो बेटा बात को। हमारे पास क्या बना है अब लिवर में? यूरिया। इस यूरिया को हमको क्या करना है? बाहर फेंकना है। सर कैसे बाहर फेंकेंगे? देखो यह है बेटा मेरा लिवर, यह है बेटा मेरा लिवर। आपके लिवर में क्या बना है अब एट एंड? यूरिया। क्या बना है? यूरिया। अब जो आपका ये लिवर है, इस लिवर में से निकलेगी एक वेन बेटा। क्या निकलेगी बेटा? एक वेन, जो इस यूरिया को अपने साथ बाहर निकालेगी। और इस वेन को हम बोलते हैं एज हिपैटिक वेन। क्या नाम देते हैं बेटा इस वेन को? हिपैटिक वेन। लेकिन बेटा जो हिपैटिक वेन है, एक तो वो यूरिया को ले ही जाएगी, साथ में किसको ले जाएगी? साथ में ये अपने साथ निकालेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि जो ब्लड यहां पर वेन निकालेगी इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी लाती है ऑक्सीजनेटेड, वेन निकालती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ये वेन जो है यहां से ये निकाल रही है एक तो यूरिया को जो बना हुआ है, साथ में निकाल रही है कार्बन डाइऑक्साइड को। सर अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा जिसके साथ में यूरिया भी है? ये चला जाएगा बेटा वेना कावा में। किस वेना कावा में? इंफीरियर वेना कावा में। ये चला जाएगा बेटा आपके वेना कावा में। ये चला जाएगा बेटा आपके वेना कावा में। आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ होगा आपको इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हार्ट पढ़ते हैं कि वेना कावा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कैरी करता है? टुवर्ड्स द हार्ट। तो लिवर में बना यूरिया, यूरिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला और थ्रू हिपैटिक वेन चला गया वेना कावा में। वेना कावा इसको कहां ले जा रही है? वेना कावा ने इसको ले गई हार्ट के राइट एट्रियम में। कहां ले गई? हार्ट के राइट एट्रियम में। और वहां से जो आपको पता है यहां पर एक वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां से जाकर आपका जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला गया कहां पर? ये चला गया आपके राइट वेंट्रिकल में। यानी राइट वेंट्रिकल में आपका यूरिया भी है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एंड टू बी मोर सरप्राइजिंग, आपने खुद देखा यूरिया जा रहा है हार्ट के पास। सर यूरिया हार्ट के पास जा रहा है, क्या ये यूरिया तो वेस्ट है? क्या ये हार्ट को खराबी पहुंचा सकता है? नहीं बेटा, खराबी तब ये हार्ट, क्योंकि उतना यूरिया होता ही नहीं है कि मतलब ये क्या आपके हार्ट को खराब कर सकता है। दूसरी बात, तब ये हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है अगर यूरिया आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया। जब आराम से निकल रहा है तब कोई मसला नहीं है। यहां से चला जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, सॉरी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, इसको मैं यहां पर लिखूंगा पल्मोनरी आर्टरी। कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा लंग्स के पास। सर क्या करने? यहां पर भी यूरिया, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बेटा आपके लंग्स में, वहां से आएगा ऑक्सीजन। यानी यहां से आ रहा है आपका एक तो यूरिया, अब आ रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे आ रहा है। किसमें चला जाएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम में। वहां से थ्रू बाइकस्पिड वाल्व
जिसको हम दूसरा नाम भी है मित्रल वाल्व, वहां से चला जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगी एक आर्टरी। क्या निकलेगी बेटा, आर्टरी एक। और उस आर्टरी को हम नाम क्या बोलते हैं, उस आर्टरी का नाम है आयोटा। उस आर्टरी का नाम क्या है, उस आर्टरी का नाम है आयोटा। तो आयोटा जो आपकी है वो अपने साथ क्या ले आ रही है, एक तो ले आ रही है यूरिया को भी, और प्लस किसको ला रही है, ऑक्सीजन को भी। सर अब ये यूरिया और ऑक्सीजन को कहां फेंकेंगी, आ जाओ बेटा मैं आपको समझा दूंगा। पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो बेटा। अब देखो बेटा खेल क्या है इसके बाद। अब जो बेटा आराम से समझना, अब जो बेटा यहां से ये आयोटा आ रही है, ऐसे मान लो ये आयोटा आ रही है, दिस इज योर आयोटा। आयोटा ने अपने साथ क्या क्या लाया, एक तो लाया यूरिया को, किसको लाया, यूरिया को, और किसको लाया साथ में, ऑक्सीजन को, और किसको लाया साथ में, ऑक्सीजन को। अब आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है, लिवर ने जो इस यूरिया को बनाया, इसको असली में इसको पहुंचाना था टुवर्ड्स द किडनी। कहां पहुंचाना था बेटा, टुवर्ड्स द किडनी। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 2 किडनीज होती है, ये तो हमको अलग से स्ट्रक्चर भी पढ़ना है किडनी का। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 2 किडनीज होती है। बेटा ये जो आयोटा वहां से आ रहा है ना, यूरिया और ऑक्सीजन को साथ लेकर, यहां से एक आर्टरी निकलेगी यहां से, और यहां से एक आर्टरी निकलेगी बेटा यहां से। इन आर्टरीज को हम बता देते हैं एज रीनल आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या है बेटा, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी करेगी क्या, ये अपने साथ ला रही है ना अंदर यूरिया को और प्लस ऑक्सीजन को, उसको डाल देगी किडनी में। सिमिलरली ये वाली रीनल आर्टरी भी क्या करेगी, यूरिया को लाएगी प्लस ऑक्सीजन को लाएगी, और कहां डाल देगी, यहां किडनी में, यूरिया प्लस ऑक्सीजन। और जो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्योंकि लिवर की सेल्स के लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है क्या, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला हुआ होगा, वो निकलेगा एक वेन के जरिए बाहर, उसको बोलते हैं रीनल वेन। तो रीनल वेन में क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली यहां से भी रीनल वेन निकलेगी, इसमें भी क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। सर रीनल वेन कार्बन डाइऑक्साइड को कहां फेंकेगी, जरा गैस कर लो, शाबाश, ये इसको फेंकेगी बेटा आपके वेना कावा में। किधर फेंकेगी बेटा, ये सारा चला जाएगा वेना कावा में, और वेना कावा बराबर ऐसे ही फिर कहां ले जाएगा, राइट एट्रियम में। ऐसे ही कंटिन्यूअसली आपका साइकिल चलता रहेगा बेटा। लेकिन अब $1 मिलियन क्वेश्चन है, रीनल आर्टरी से जो यूरिया और ऑक्सीजन यहां चला गया, अब वहां पर यूरिया का क्या होगा, और इस यूरिया का अब क्या होगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी बेटा। और किडनी का स्ट्रक्चर इंशाल्लाह इट विल बी इन आवर टुमारोज क्लास बेटा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बेटा अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा, यू कैन ईजिली टेक्स्ट मी और यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर ऑल्सो। ठीक है बेटा, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।